डियर स्टूडेंट्स, तो ये शिफ्ट 1 का पहला पेपर है हमारे सामने, मेमोरी बेस्ड है। तो उस पर हम पहला क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सिस्टम ऑफ टू सॉलिड स्फीयर्स कनेक्टेड बाय लाइट रॉड। एक सॉलिड स्फीयर ये रहा और एक सॉलिड स्फीयर ये रहा। उनके मासेस गिवन है 2 kg एंड 2 kg। उन दोनों स्फीयर के बीच की डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर और ये जो एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट हमें मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पता लगाना है इसका। एक्चुअली ये जो एक्सिस है ये मिड पॉइंट से पास होनी चाहिए, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ मिड पॉइंट। अच्छा, ये 40 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो गई, 20 सेंटीमीटर। और रेडियस कितनी है, रेडियस है इसकी 10 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर को मैं 2r से रिप्लेस कर सकता हूँ, जरूरत पड़ेगी इसकी आगे। अब हम इस स्फीयर का ही मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें इस एक्सिस के अबाउट। तो सबसे पहले क्या करें, इसका सेंटर ऑफ मास के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ले लेते हैं, ICM। और ये कितना होता है, ये होता है 2/5 mr²। और इस एक्सिस के अबाउट लेंगे तो इसे कह सकते हैं I1, और ये कितना हो जाएगा I1 इक्वल टू ICM प्लस पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा देंगे। यहां से यहां तक की डिस्टेंस अभी अभी मैंने बताई कितनी ले लें, 2r ले लें, m और 2r²। तो इसकी वैल्यू 2/5 mr² प्लस 4 mr², डेट इज 22/5 mr²। अब देखिए, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये देगा वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये देगा। देयरफॉर हम कह सकते हैं टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हो जाएगा डेट इज 2I1। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 44/5 mr²। और अपने ऑप्शन में हम देखें तो न्यूमेरिक वैल्यू दी हुई है, तो वैल्यू रख देते हैं 44/5। m की वैल्यू 2 kg और r की वैल्यू कितनी है, r की वैल्यू 10 सेंटीमीटर। तो ये आ जाएगा हमारा 1/10, इसे मीटर में बदल लिया, तो इतना। इसको अगर हम सॉल्व करके देखें तो ये आ जाएगा 176 इंटू 10⁻³ किलोग्राम मीटर स्क्वायर। और हमसे पूछ क्या रहा है, ये इसी फॉर्म में आंसर पूछ रहा है कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, n क्रॉस 10⁻³ तो इसका मतलब n की वैल्यू कितनी हो गई, इतनी हो गई 176। अगर हम गिवन ऑप्शन में देखें तो सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट। डियर स्टूडेंट्स, तो ये सेकंड क्वेश्चन है हमारे सामने, फिगर दे रखी है, नीचे की लैंग्वेज में पढ़ देता हूं। व्हेन ए डाइलेक्ट्रिक इज फील्ड अप टू डिस्टेंस x इक्वल टू d/3, कैपेसिटेंस इज C1 दैट इज 2 माइक्रोफैरड। ये कैपेसिटर है, ये प्लेट है ऊपर नीचे, इनका एरिया मान लीजिए A है, और यहां तक x इक्वल टू d/3 डिस्टेंस तक इसका टोटल ये गैप मान लीजिए d, यहां तक डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है, तो उसकी कैपेसिटेंस कितनी है, 2 माइक्रोफैरड। फिर नेक्स्ट पार्ट में क्या कहता है, इफ इट इज फील्ड मीन्स डाइलेक्ट्रिक इज फील्ड एट अप टू ए डिस्टेंस x इक्वल टू 2d/3, मतलब इसे d/3 से बढ़ा के 2d/3 कर दे तो कैपेसिटेंस क्या हो जाती है, C2 हो जाती है। तो C2 की वैल्यू पूछी जा रही है क्या होगी। तो मैं एक आपको फॉर्मूला याद दिलाता हूं। अगर एक कैपेसिटर है और इसके बीच में हमने डाइलेक्ट्रिक फिल कर दिया जिसकी थिकनेस कितनी है T, डाइलेक्ट्रिक K, और दोनों प्लेटों के बीच की डिस्टेंस कितनी D, ये अगर कैपेसिटर है हमारा, तो इसका फॉर्मूला होता है A∈0/d - t प्लस T/K। ओके, इस वाले फॉर्मूले को अगर यहां लगाया जाए तो C1 इक्वल टू A∈0 d - t, तो d - t कितना बचेगा यहाँ पे, 2d/3 प्लस इसको t कह सकते हैं, तो d/3 और डाइलेक्ट्रिक की जगह क्या लिख सकते हैं, 4 इक्वल टू A∈0, और ये कितना आ गया 2d/3 प्लस d/12। A∈0 एलसीएम ले लीजिए, कितना 12,
तो ये कितना हो गया, ये हो गया हमारा 8D, 8D प्लस D, A एप्सिलॉन नॉट 9D/12, और ये आ जाएगा हमारा कितना 4A एप्सिलॉन नॉट ओवर 3D, और इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है 2 माइक्रोफैरड। ओके, अब हम नेक्स्ट केस करते हैं इसका C2 के लिए। C2 के लिए क्या करेंगे कि ये जो T की वैल्यू है हम क्या ले लेंगे 2D/3, T की वैल्यू को हम ले लेंगे 2D/3 और D माइनस T की जगह ले लेंगे हम D/3। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। इसे रबी कर देते हैं। Now C2, A एप्सिलॉन नॉट ओवर D माइनस टी की जगह कितना ले लेंगे D/3, और ये हो गया 2D/3 एंड डिवाइडेड बाई 4, A एप्सिलॉन नॉट D/3 प्लस 2D/3 एंड यहाँ से थोड़ा सा डायरेक्ट कर देते हैं 2D/12, A एप्सिलॉन नॉट D/3 प्लस D/6, एलसीएम ले लीजिए 6, तो ऊपर कितना हो गया, ऊपर हो जाएगा हमारा 3D। ओके, तो ये आ जाएगा हमारा कितना 2A एप्सिलॉन नॉट बाई D। ये आ गई वैल्यू हमारी C2 की आ गई। ठीक है, तो यहां से अगर हम देखें इस वाले रिलेशन से, तो A एप्सिलॉन नॉट ओवर D, ये वैल्यू कितने के बराबर है बेटा, यहां से इस 2 से ये 2 कर दीजिए, तो ये जो वैल्यू है 3/2 माइक्रोफैरड के बराबर है। यहां से इस वाली वैल्यू को यहां रिप्लेस अगर हम कर दें, A एप्सिलॉन नॉट ओवर D इक्वल टू 3/2 माइक्रोफैरड को यहां रिप्लेस अगर हम कर दें, तो C2 की वैल्यू 2 और इसकी वैल्यू कितनी है 3/2 माइक्रोफैरड, तो कितना आ गया, ये आ गया 3 माइक्रोफैरड। तो इसमें ऑप्शन देखा जाए तो यस, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ये थर्ड क्वेश्चन जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से पूछा गया है। इसमें इसमें दिया है इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव E इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स एंड मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल टू B नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, द रेशियो ऑफ एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी। तो हमें पता है कि इनकी जो एवरेज एनर्जी डेंसिटी होती है वो दोनों की क्या आती है, बराबर आती है। तो जो इनका रेशियो क्या हो जाएगा, इनका रेशियो 1:1 हो जाएगा और इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके हाँ, तो बच्चों ये फोर्थ क्वेश्चन जो है हमारा रे ऑप्टिक्स से पूछा गया है। इसमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक रे आती है, क्वेश्चन ही पढ़ देता हूं मैं। द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ ए रे इन ए मीडियम इज 45 डिग्री एंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन ए सेकेंड मीडियम इज 30 डिग्री। ये 45 डिग्री है और ये 30 डिग्री गिवन है। यहाँ पर पहले वाले मीडियम में वेवलेंथ λ1 है और फ्रीक्वेंसी कितनी है f1 है। दूसरे वाले मीडियम में वेवलेंथ λ2 है और फ्रीक्वेंसी f2 है। तो आपको बताना है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में रिलेशन क्या होगी f1 और f2 के बीच में और λ1 और λ2 के बीच में। देखिए ये तो हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी तो चेंज होती नहीं है, तो क्लियर है ये वाला और ये वाला तो पूरी तरह से गलत है। जो सही आंसर होगा वो 1 और 2 होगा। अब इसमें से हमें सिलेक्ट करना होगा, तो f1 इक्वल टू तो f2 होगा, बस हमें λ1 और λ2 के बारे में पता लगाना है। तो उसके लिए क्या करते हैं, स्नेल रूल अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 पहले मीडियम का और दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। तो स्नेल रूल के अकॉर्डिंग μ1 साइन 45 डिग्री इक्वल टू μ2 साइन 30 डिग्री। μ1 को क्या लिख सकते हैं बेटा, C/2
लैम्डा 1/√2 इक्वल टू C/λ2 और ये कितना 1/2। ओके, C से C कैंसिल आउट हो गया, इधर आ जाते हैं तो ये हो जाएगा 1/λ1, ये √2 से यहाँ पर लिख दीजिए √2 इक्वल टू कितना आ जाएगा ये √2 λ2, और इसे अगर हम पलट के लिख दें तो λ1 इक्वल टू √2 λ2, तो λ1 इक्वल टू √2 λ2, तो इसके अकॉर्डिंग आंसर जो फर्स्ट है वो हमारा सही हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन जो आया हुआ है कम्युनिकेशन चैप्टर से पूछा गया है। इसमें क्या पूछा गया है, इसमें कहा गया है इफ द हाइट ऑफ द ट्रांसमिटिंग एंटीना ऑन द अर्थ सरफेस इंक्रीज्ड बाय 21%, तो हाइट 21% अगर इंक्रीज कर दें तो उसकी सिग्नल की रेंज में कितने परसेंट का इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो जो रेंज होती है वो क्या होती है, रेंज D इक्वल टू 2RH, जहाँ R अर्थ की रेडियस और H क्या है एंटीना की हाइट ये होती है। अगर हमने इसे 21% इंक्रीज कर दिया तो नई रेंज कितनी हो गई D', तो 2 रेडियस पर तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं और ये हो जाएगा 1.21H। अब 1.21 को ही देखें तो इसे लिख सकते हैं 1.1 √2RH, और इसे लिख सकते हैं 1.1 D, तो D' इक्वल टू कितना आ गया 1.1 D। तो परसेंटेज चेंज अगर निकालना हो तो D' माइनस D ओवर D इंटू 100, तो रिजल्ट आएगा हमारा 10%। तो ऑप्शन में देखें तो यस, फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट। ये 6 क्वेश्चन बोर्ड्स मॉडल से पूछा हुआ है। फाइंड द रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द 5th ऑर्बिट ऑफ Li++। तो इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास है R इक्वल टू n² ओवर Z इंटू बोर रेडियस A0। तो n की वैल्यू कितनी ले लें, 5 ले लें, 5², Z की वैल्यू 3 और A0 की वैल्यू 0.53 एंगस्ट्रॉम। तो इसको सॉल्व करके अगर हम देखें तो ये आएगा 4.4 एंगस्ट्रॉम एंड थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। इसमें सेकंड दिया हुआ है, इसे थर्ड कर लेते हैं। हाँ, तो ये रेजिस्टेंस में से क्वेश्चन पूछा हुआ है। ए वायर इज एक्सटेंडेड बाय 20% एंड द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन इज रिड्यूस्ड बाय 4%। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि हम वॉल्यूम को कांस्टेंट नहीं मानेंगे, क्योंकि अगर कांस्टेंट मानना होता तो क्रॉस सेक्शन का जो रिडक्शन है वो ना देता, वो हम खुद से कैलकुलेट कर सकते थे। तो जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग ही हम इसे सॉल्व कर देते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द रेजिस्टेंस ऑफ वायर। तो बड़ा आसान क्वेश्चन है ये। तो मान लीजिए रेजिस्टिविटी उसकी रो है, लेंथ L है और क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर क्या है, A है। तो इनिशियल रेजिस्टेंस तो R कितना हो गया, R इक्वल टू रो L ओवर A, और नया रेजिस्टेंस R' रो कितना बढ़ा दिया हमने, लेंथ 20%, तो 1.2 L हो जाएगा और एरिया कितना कम कर दिया, A माइनस 0.04 A। तो ये कितना हो गया 1.2 रो L एंड डिवाइडेड बाय 0.96 A। तो अगर हम इसे सॉल्व करके देखें तो ये आ जाएगा 1.25 रो L ओवर A, और अगर इसका हम परसेंटेज चेंज निकालें तो R' माइनस R ओवर R इंटू 100, तो जो आंसर आएगा वो आएगा 25%। तो ऑप्शन देखें यस, फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट। डियर स्टूडेंट्स, तो ये एक आसान सी प्रॉब्लम आई है लॉजिक गेट की। एक सर्किट दिया हुआ है और हमें उसका लॉजिक गेट बताना है कौन सा होगा। तो यहाँ पर A और B को इनपुट मान लीजिए, इनपुट A, इनपुट B, और यहाँ पे एक बल्ब दे रखा है और बल्ब का कैरेक्टर क्या है उसको मान लीजिए आउटपुट। अगर देखिए दोनों स्विच ओपन है हमारे, तो बल्ब क्या है, बल्ब तो ग्लो नहीं करेगा क्योंकि सर्किट ही कंप्लीट नहीं हो रहा बैटरी का। तो बल्ब बंद रहेगा, तो ओपन है तो 0 0, और बल्ब अगर बंद है तो उसके लिए भी क्या 0। अगर हम एक को भी बंद कर देते हैं तो सर्किट चालू हो जाता है।
अगर हम इसे बंद करते हैं, इसे ओपन रखते हैं, मतलब इसे क्लोज कर देते हैं, इसे ओपन रखते हैं, तो बल्ब ग्लो करेगा, डेट इज 1। या ए को ओपन रखते हैं, बी को क्लोज कर देते हैं, तो अभी बल्ब ग्लो करेगा, डेट इज 1। और दोनों को क्लोज कर देते हैं तो अभी बल्ब ग्लो करेगा, डेट इज 1। तो इस तरह का जो जो ट्रुथ टेबल होती है इस तरह की, वो किसकी होती है? और गेट की होती है। तो फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट। हाँ तो बच्चों देखो, ये क्वेश्चन जो है बोर्ड्स मॉडल में से एक और पूछा हुआ है, बड़ा आसान सा है। विच ऑफ द ट्रांजिशंस विल गिव मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ एमिटेड फोटॉन्स? तो बड़ा आसान है भाई, डेल्टा ई इक्वल टू क्या होगा? एस सी ओवर लेमडा, और लेमडा इक्वल टू एस सी ओवर डेल्टा ई। तो लेमडा मैक्सिमम कब होगा? जब डेल्टा ई मिनिमम होगा। और डेल्टा ई मिनिमम किसके बीच में होगा भाई? जितना ये ऊपर जाते चले जाएंगे एनर्जी गैप कम होता चला जाता है। तो 4 से 3 वाला जो पोर्शन है इसमें एनर्जी क्या रहेगी? एनर्जी का जो गैप होगा वो मिनिमम होगा, तो इसलिए वेवलेंथ क्या होगी? मैक्सिमम होगी। तो ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। ओके। हाँ तो बच्चों एक क्वेश्चन आया हुआ है हमारा मैग्नेटिक फील्ड वाले पोर्शन से। इसमें दिया हुआ है सॉलिड कंडक्टर ऑफ रेडियस ए कैरिंग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड करंट से आई, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड एट द रेडियल डिस्टेंस आर। तो रेडियल डिस्टेंस कहाँ से? एक्सिस से दी हुई है। ओके तो दो केसेस में, जो आर ए से छोटा है, आर ए से बड़ा है, और ए क्या है? वायर की रेडियस है। तो पहले हम केस डिस्कस करते हैं। अगर हमारा डिस्टेंस, रेडियल डिस्टेंस आर है, वो ए से बड़ा है, तो देखिए अगर क्रॉस सेक्शन एरिया बनाए वायर का तो कुछ इस तरह से होगा। और मेरी डिस्टेंस क्या है? मेरी डिस्टेंस इससे बाहर निकल जाएगी आर। ओके और अगर हम यहाँ पर एक एम्पियर लूप बना लें इस तरह से, ये तो ए रेडियस हो गई, तो करंट इसके अंदर का पूरा करंट आ जाएगा, जिसकी वैल्यू हमने कितनी मान रखी है? जिसकी वैल्यू हमने आई मान ली है। तो यहां पर दिखा सकता हूं, एम्पियर लॉ यहां पे अप्लाई कर दें तो B इंटू 2 पाई आर इक्वल टू म्यू नॉट आई, B इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। तो यहां से हम कह सकते हैं इस केस के लिए B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। अब हम इसके अंदर की बात करते हैं, मींस R इज लेस देन A। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं जरा। ये मान लीजिए वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया, और मेरी डिस्टेंस जो R है वो यहां तक है। तो क्लियर है। अब इस एम्पियर लूप जो मैंने बनाई, इस एम्पियर लूप में जो करंट बंद होगा वो I से कम होगा। तो ये I नेट करंट कितना हो जाएगा? यहां पर टोटल करंट I अपॉन पाई A स्क्वायर एंड मल्टीप्लाइड बाई पाई R स्क्वायर, डेट इज I R स्क्वायर ओवर A स्क्वायर। ये इस ग्रीन एरिया में से पास होने वाला एम्पियर लॉ अगर अप्लाई कर दें हम, तो क्या हो जाएगा? B इंटू 2 पाई R इक्वल टू म्यू नॉट आई नेट की वैल्यू ये ले लीजिए। ओके तो B इक्वल टू कितना हो जाएगा? B इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट आई R अपॉन 2 पाई A स्क्वायर। तो ये तो सब कांस्टेंट है, तो B इज प्रोपोर्शनल टू R। पीछे चलते हैं। तो जो रिजल्ट आए हैं उसके अकॉर्डिंग देखें तो फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट। डियर स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन एसएचएम में से आया हुआ है। एक यहाँ पे ब्लॉक रखा हुआ है, दोनों साइड K1 K2 स्प्रिंग लगा रखी है। क्वेश्चन बहुत डिटेल में नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट ये स्प्रिंग जो है अपनी नेचुरल लेंथ पर होंगी, और ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है। तो इस तरह से जो स्प्रिंग का कॉम्बिनेशन होता है वो पैरेलल में माना जाता है, और इसका टाइम पीरियड पूछा गया है ऑस्किलेशन का। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन माना गया है, तो K इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? K1 प्लस K2। तो टाइम पीरियड क्या लिख सकते हैं हम? टाइम पीरियड T इक्वल टू 2 पाई मास M ओवर K इक्विवेलेंट। K इक्विवेलेंट की ये वैल्यू रख दीजिए, तो कितना आ जाएगा? 2 पाई M ओवर K1 प्लस K2। तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट। बहुत आसान क्वेश्चन था।
हाँ तो बच्चों ये क्वेश्चन मॉडर्न फिजिक्स से पूछा हुआ है। इसमें क्या दे रखा है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल इज गिवन एज 4k, k एंड 2k रेस्पेक्टिवली। तो उनकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा ई एंड लैम्डा अल्फा, उनके बीच में रिलेशन बतानी है, कौन सी करेक्ट है। तो वैसे लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ h/mv, इसको क्या लिख सकते हैं, h/√2m काइनेटिक एनर्जी k। इलेक्ट्रॉन के बारे में लिखें तो क्या लिख सकते हैं, h/2 और m की जगह पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन me और काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की कितनी है, 4k, h/√8 me और ये k। और प्रोटॉन के लिखें तो h/2 मास ऑफ प्रोटॉन mp और इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, k। तो देखिए यहाँ पर 8 और यहाँ पर 2, और हमें पता है कि ये जो रेशियो है me और mp के बीच का, तो मास ऑफ प्रोटॉन बहुत ज़्यादा होता है भाई। यहाँ पर तो कितने का अंतर है, 8 और 4 में, इनमें 4 टाइम्स का अंतर है, लेकिन जो मास ऑफ प्रोटॉन है वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक कंपैरिजन में। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं इस डेटा से कि लैम्डा p विल बी लेस देन लैम्डा e। ठीक, और बात करते हैं, थोड़ी सी कलर चेंज कर लेते हैं जरा। अब बात करते हैं हम इसकी कौन है ये, अल्फा पार्टिकल की। तो अल्फा पार्टिकल में भी h/√2m, और m की जगह जो इसका मास है वो हम कितना ले सकते हैं, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल कितना हो जाएगा, 4mp, और काइनेटिक एनर्जी कितनी, 2k। ठीक, तो यहां पे हम इससे कंपेयर करें इस वाले रिलेशन से, तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं, लैम्डा p अपॉन ये 8 टाइम्स ज़्यादा है तो 2√2 आ जाएगा यहाँ पर। तो लैम्डा अल्फा क्या है, लैम्डा p से कम है, छोटा है। तो हम ये देखें अगर इसमें, तो थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। ओके डी स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन आया हुआ है बहुत आसान सा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। इसमें कह रखा है, ग्राफ दिया हुआ है, पोटेंशियल एंड रेडियल डिस्टेंस ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल विल बी। एक स्फेरिकल शेल बना लेते हैं और यूनिफॉर्मली चार्ज है वो स्फेरिकल शेल, इस तरह से। तो इस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कितना होता है, ये होता है 0। ओके, ये मान लीजिए इसकी रेडियस r है, और बाहर जाने पर r इज ग्रेटर देन r पर ये ऐसे बिहेव करता है कि सारा का सारा चार्ज कहाँ पर रखा हुआ है, सेंटर पर। मतलब अगर ये चार्ज q है तो सारा का सारा यहाँ मान सकते हैं हम q। तो बाहर जब यहाँ पे हम पॉइंट चार्ज मार लेंगे बाहर से, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा इसका, k/q/r, मीन्स v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। तो उसके अकॉर्डिंग देखें, यहाँ पर हमें कैपिटल R कहना चाहिए, तो ये v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। अब बिकॉज अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा तो पोटेंशियल में चेंज नहीं होगा, इसलिए पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट। डी स्टूडेंट्स, तो ये प्रॉब्लम दी हुई है हमें एक, इसमें इस प्रॉब्लम में क्या है मैं डिस्कस कर देता हूँ। ए ब्लॉक ऑफ मास 100 ग्राम, मीन्स मास गिवन है हमें 0.1 किलोग्राम, अटैच्ड टू ए स्प्रिंग rotating with angular velocity 5 radian per second. तो omega is also given as 5 radian per second. In horizontal plane, radius of circular path of block is 20 millimeter. Means radius उसकी दी रखी है हमें कितनी, 20 millimeter, means 20 into 10⁻³ meter. And spring constant is K equal to 7.5 Newton per meter. K is also given to us. वैसे K का कोई रोल नहीं है यहाँ पर। देखिए मान लीजिए हॉरिजॉन्टल प्लेन है ये,
और जब हम इसे घुमाना शुरू करेंगे तो स्प्रिंग इस तरह से थोड़ी सी एक्सटेंड हो जाएगी, जो भी एक्सटेंड हो जाएगी वो रेडियस आर है इस तरह से, और ये इस तरह से ऐसे रोटेट कर रही है, ये प्रॉब्लम है। और इसमें टेंशन फाइंड आउट करना है हमें टी। तो स्प्रिंग कोई मास लेती है हम मान सकते हैं, तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक है भाई, स्प्रिंग जो है ये मासलेस है तो टेंशन हर जगह पे क्या आएगी, सेम आएगी। तो m की वैल्यू रख दें 0.1, ओमेगा 5 स्क्वायर और रेडियस 20 इंटू 10⁻³ इतना न्यूटन। तो अगर हम इसे सॉल्व करके देखें तो इसका जो आंसर आएगा वो 0.05 न्यूटन। सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट। डी स्टूडेंट्स, तो ये प्रॉब्लम इंडक्शन से पूछी हुई है। इसमें लिखा हुआ है EMF विल इंड्यूस इफ कॉइल मूव्स इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। मतलब ही नहीं है, अगर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है और इसमें कॉइल एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रही है तो इस पर एसोसिएटेड जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो मतलब ही नहीं बनता है, ए तो हो गया गलत। अब बी पर आते हैं। कॉइल मूव्स इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। बिल्कुल, अगर फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है तो एसोसिएटेड जो फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स है, वो चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। तो बी ऑप्शन करेक्ट बन रहा है यहां पर। सी की बात करें, कॉइल रोटेटिंग इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए इसमें एक्चुअल में क्या है, जब मैंने क्वेश्चन देखा तो इसमें बी सी डी तीनों ही सही बन रहे हैं, लेकिन रोटेशन जो है वो दो तरह से हो सकता है। अगर ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और कॉइल को अगर हम इस तरह से रोटेट कर दें तो कोई फ्लक्स चेंज नहीं होगा, और अगर हम इस तरह से रोटेट करें तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा और ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्योंकि इसमें जो ऑप्शन दे रखे हैं, इसे रब कर देते हैं पहले। हाँ, अब इसमें जो ऑप्शन दे रखे हैं दो दो के दे रखे हैं, इसलिए मान के चल रहा हूं कि ये जो कॉइल है वो इस तरह से घुमाई गई है, तो इसमें प्रोड्यूस नहीं होगा। तो सी को हटा देता हूं मैं। एरिया ऑफ कॉइल इंक्रीजेज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, अगर ये यहां पर इसका एरिया बढ़ता चला जाएगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ता चला जाएगा, तो इंड्यूस होगा ईएमएफ। तो ए और डी नहीं, बी और डी विल बी करेक्ट। तो फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट। हालांकि सी भी करेक्ट हो सकता था, लेकिन ओरिएंटेशन नहीं पता हमें रोटेशन की, और क्योंकि दो दो के ही हमें सेट दे रखे हैं तो इसलिए मैं बी और डी को ही सही बोलूंगा। डियर स्टूडेंट्स, तो ये जो प्रॉब्लम है एसर्शन रीजन की आ गई है। तो एसर्शन पढ़ते हैं, क्या दिया हुआ है। देयर इज ए एटमॉस्फेयर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ एंड नो एटमॉस्फेयर ऑन द सरफेस ऑफ द मून। यस, दिस इज ट्रू। एसर्शन इज ट्रू। एंड रीजन की बात करें, एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ इज मोर देन द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मून। तो पहले तो हम ये देख लेते हैं जो रीजन है वो ट्रू भी है या नहीं है। तो अर्थ की सरफेस पर जो एस्केप वेलोसिटी होती है उसका फॉर्मूला हम क्या लिख सकते हैं, √2gr। और यहाँ मून पर देखें इसके अकॉर्डिंग √2, यहाँ पे g की वैल्यू लगभग कितनी लिख सकते हैं, g/6, और r की वैल्यू लगभग लिख सकते हैं हम r/4। तो इतना तो हम कह सकते हैं कि Vm इज लेस देन Ve। तो हम कह सकते हैं कि रीजन इज ट्रू। अब बात आती है एक्सप्लेनेशन की। क्या इसी रीजन से गैस नहीं होती है, गैस के मॉलिक्यूल्स भाग जाते हैं? नहीं, एक्चुअली यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है मून के सरफेस के आसपास, उसके अकॉर्डिंग जो RMS स्पीड आती है Vrms, तो हमारा जो Vrms से भी कम होती है हमारी क्या एस्केप स्पीड Vm। ठीक है, तो उसके चलते क्या है, जो मॉलिक्यूल है वो उस RMS स्पीड पर पहुंचते ही वो भाग जाते हैं। तो इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो तो ये होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं
इसका फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, both A and R are the correct, but R is not the correct explanation of A. हाँ तो बच्चों ये प्रॉब्लम ग्रेविटेशन से पूछी गई है। इस प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है, ए प्लेनेट हैज मास ट्वाइस ऑफ डेट ऑफ अर्थ बट द सेम डेंसिटी एज डेट ऑफ अर्थ। ऐसा कर लेते हैं, इधर अर्थ बनाते हैं उसका मास m और इधर प्लेनेट बनाते हैं इसका मास 2m। इसकी रेडियस को मान लेते हैं r और इसकी रेडियस को मान लेते हैं rp। ठीक है, ये क्या कहता है, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस ऑन द अर्थ इज w, देन व्हाट विल बी द वेट ऑफ सेम ऑब्जेक्ट ऑन दिस प्लेनेट। मान लीजिए यहाँ पे हमने कोई एक ऑब्जेक्ट रख दिया जिसका मास कितना है m, तो उसका वेट कितना है w। उसी ऑब्जेक्ट को अगर हम यहाँ रख देते हैं तो उसका मास wp कितना होगा, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो यहाँ पर वेट w दिया हुआ है, उसको क्या कह सकते हैं, इसका मास m और g मान लीजिए। g को क्या लिख सकते हैं सरफेस पे, gm अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1। अब एक बात और है, डेंसिटी दोनों की क्या है, सेम है। ये दिया हुआ है क्वेश्चन में सेम डेंसिटी, तो उसको यूज कर लेते हैं। तो अर्थ की डेंसिटी कितनी, मास m अपॉन 4/3 पाई आर क्यू, और ये प्लेनेट है इसका मास कितना 2m अपॉन 4/3 पाई आर पी, ये क्यू। m से m कैंसिल आउट, 4/3 से 4/3, ये सब कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आर पी या ऐसे कर सकते हैं 1 अपॉन आर इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 1/3 ओवर आर पी, मीन्स आर पी इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 1/3 इंटू आर। तो जो प्लेनेट है मुझे उसकी रेडियस के बारे में आइडिया लग गया। अब उसका वेट कितना होगा, उसका वेट मान सकते हैं हम wp, तो कितना कह सकते हैं m, और यहाँ पे लिख सकते हैं g, और मास की जगह कितना 2m, और रेडियस उसकी कितनी है rp स्क्वायर। m g m और 2 बाहर ले लीजिए, rp की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो rp की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो 2 इसकी पावर 2/3 और ये r स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, ये m g कैपिटल M अपॉन r स्क्वायर और 2 की पावर 1/3। और यहाँ इक्वेशन 1 से देखें तो इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू w के बराबर थी, तो ये कितना हो जाएगा w इंटू 2 रेज टू द पावर 1/3। तो यहाँ से हम देखें तो थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। हाँ तो बच्चों ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन पूछा गया है थर्मोडायनेमिक्स में से, तो फर्स्ट लॉ पर बेस्ड है। क्वेश्चन क्या है, इन ए प्रोसेस रेट एट विच वर्क डन इज गिवन बाय द गैस इज 10 जूल पर सेकेंड। तो मुझे दिया हुआ है dw/dt दैट इज 10 जूल पर सेकेंड, एंड द रेट ऑफ हीट सप्लाइड टू द गैस इज 30 जूल पर सेकेंड, तो मीन्स dq/dt दैट इज 30 जूल पर सेकेंड। डिटरमाइन द रेट एट विच इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस इज इंक्रीजिंग, मीन्स हमसे पूछा गया है du/dt इसकी वैल्यू क्या होगी। तो हमें पता है dq इक्वल टू क्या होता है tw प्लस du, इसका रेट ले लो तो dq/dt इक्वल टू dw/dt प्लस du/dt। ओके, ये कितना दिया हुआ है 30, ये कितना दिया हुआ है 10, और ये कितना है du/dt, तो du/dt becomes 20 जूल पर सेकेंड। तो इसमें से अगर हम देखें, यस फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट हो गया। हाँ तो बेटा ये सेमीकंडक्टर की प्रॉब्लम पूछी गई है हमसे। इसमें क्या है, रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर में ग्राफ पूछा गया है, क्या होगा। तो ये फैक्ट तो हमें पता है कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ सेमीकंडक्टर में रेजिस्टिविटी घटती है, तो बढ़ तो सकती नहीं है, थर्ड गलत हो गया और फोर्थ गलत हो गया।
और जो रेजिस्टिविटी घटती है वो लीनियर वे में नहीं घटती है, नॉन लीनियर वे में घटती है। तो सेकंड भी गलत हो गया, तो फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, हाँ तो बच्चों ये एरर पे बेस्ड क्वेश्चन आया हुआ है। दो रेजिस्टेंस दिए हुए हैं R1 एंड R2, एरर के साथ में दिए हुए हैं, ये R1 की वैल्यू है, ये R2 की वैल्यू है, आर कनेक्टेड इन पैरेलल, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी। तो पहले तो इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं विदाउट एरर। तो आर इक्विवेलेंट पैरेलल में जो क्या हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2, डेट इज 1/15 प्लस 1/10। तो आर इक्विवेलेंट की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 6 ओम। ठीक, अब हम बात करते हैं इसमें एरर के साथ लिखने की। ये जो इक्वेशन लिखी है इसको हम लिख सकते हैं एरर के अकॉर्डिंग, डेल्टा आर इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट का होल स्क्वायर इक्वल टू डेल्टा R1 ओवर R1 का होल स्क्वायर प्लस डेल्टा R2 ओवर R2 का होल स्क्वायर। डेल्टा आर इक्विवेलेंट ये कितना हो गया, तो 6 स्क्वायर हो गया, इक्वल टू यहाँ अगर देखें हम डेल्टा R1, तो डेल्टा R1 की वैल्यू ये रही बेटा कितनी 0.5, R1 की वैल्यू कितनी 15 इसका होल स्क्वायर प्लस R2 की वैल्यू कितनी, ये भी कितनी 0.5 अपॉन 10 का स्क्वायर। तो इसको अगर सॉल्व करके अगर हम देखें तो डेल्टा आर इक्विवेलेंट ये जो लगभग आएगा 0.26 ओम। तो जो इसकी एक्चुअल वैल्यू होगी विद एरर वो कितनी हो जाएगी 6 प्लस माइनस 0.26 ओम। तो यहाँ से अगर सेलेक्ट करें तो यस फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट।